नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में प्रथम टॉपिक भारत का इतिहास में संकल्पना एवं विचार का तीसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? वेद। तीसरा टॉपिक का नाम है वेद। क्या नाम है? वेद। तो हम पढ़ेंगे वेद। इससे पहले हमने भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतवर्ष दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतवर्ष दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, उसका नाम है वेद। क्या नाम है उसका? वेद नाम है। तो अपन शुरू करेंगे वेद। वेद के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज हम एक माइंड मैप तैयार करेंगे कि वेदों में हमें पढ़ना क्या क्या है। वेद एक पृष्ठभूमि देखेंगे, वेद क्या है, वेदों की हम पृष्ठभूमि देखेंगे, अर्थात वेद क्या है, भारतीय परंपरा, भारत के माफ कीजिए, वेद क्या है। वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, है ना। वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, उनके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। क्या क्या देखने? माफ कीजिए, मुझे पानी पीना है कहाँ से। ठीक है, तो अपन वेद शुरू करेंगे। चलो अपन वेद की पृष्ठभूमि देखते हैं, माइंड मैप तैयार करते हैं, वेदों में क्या पढ़ना है। वेद, वेदों में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखना है। वेद ऐसे भी लिख सकते हैं या अपन वेद लिख सकते हैं, ओनली जरूरत नहीं है वेद। वेद ठीक है, हमें क्या पढ़ना है वेद में, तो अपन देखने हैं। वेदों की संख्या है ना 4 है, इसलिए वेद बोल देते हैं, वेदों बोल देते हैं। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले वेद देखना है, वेद की पृष्ठभूमि अर्थात माइंड मैप तैयार करना है कि अपन ने पढ़ना क्या क्या है वो अपन देखते हैं। अपन को पढ़ना क्या क्या है वो देखते हैं। पढ़ना क्या क्या है वो अपन देखें। तो सबसे पहले देखेंगे पृष्ठभूमि। क्या देखना है? पृष्ठभूमि देखना है। सबसे पहले हेडिंग डालना, पहला है अपनी पृष्ठभूमि। ठीक है, इसके बाद देखना है वेदों की संख्या। वेदों की संख्या, पृष्ठभूमि में इतिहास आ जाएगा, है ना। पृष्ठभूमि में इतिहास आ जाएगा, वेदों की संख्या, ठीक है। इसके बाद देखना है वेदों के पाठकर्ता को क्या बोला जाता है। इसके बाद देखना है वेदों के पाठकर्ता को क्या बोला जाता है। इसके बाद अपन शुरू करेंगे वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। हालांकि ब्राह्मण ग्रंथ अलग से टॉपिक है, बट सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ मैं साथ में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, सभी अलग अलग टॉपिक है, लेकिन अपन क्या है, सबको वे एक साथ देखेंगे। ठीक है, सबको क्या देखेंगे, एक साथ देखेंगे। इसके बाद अपन शुरू करेंगे वेदों के आरण्य ग्रंथ। क्या? आरण्य ग्रंथ, वेदों के आरण्य ग्रंथ। और इसके बाद शुरू करना है हमें उपनिषद। क्या बोलेंगे? उपनिषद। उपनिषद। उसके बाद क्या देखना है? उपनिषद। इतनी सारी चीज वेद में हमें देखनी है, इतनी सारी चीज वेदों में हमें देखनी है। क्या क्या देखना है? इतनी सारी चीज हमें वेदों में देखनी है। ठीक है, तो देखो वेद है, वेदों के अर्थ पृष्ठभूमि देखेंगे। अर्थ या पृष्ठभूमि, सबसे पहले पृष्ठभूमि हेडिंग डालना है अपन को, पृष्ठभूमि।
वेदों की पृष्ठभूमि हमें देखनी, क्या देखना है, वेदों की पृष्ठभूमि देखनी, वेदों की संख्या जाननी है, वेदों की, यहाँ वेदों लिख लो क्योंकि वो सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, तो है ना, वेदों की संख्या, यहाँ डाल लो वेदों की संख्या, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या देखनी है। इसके बाद क्या देखना था हमें, वेदों के पाठकर्ता को क्या बोला जाता है। जैसे ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र बोलते हैं, इसी तरह अपन ने चारों वेदों के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं वो अपन ने यहां देखना है। वेदों के पाठकर्ता के, वेदों के पाठकर्ता के नाम, टाइम कितना हो रहा है वो अपन देख लेते हैं, 5 मिनट, ठीक है। वेदों के पाठकर्ता के नाम, वेदों के पाठकर्ता के नाम, समझे। पृष्ठभूमि देखनी है, वेदों की संख्या देखनी है, वेदों के पाठकर्ता के नाम देखने हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमें जानना है। किसके बारे में जानना है, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। अगला पॉइंट बनेगा वेदों के आरण्यक देखने हैं। क्या देखना है, वेदों के आरण्यक, वेदों के आरण्यक, क्या देखना है, वेदों के आरण्यक। और सबसे लास्ट में जो टॉपिक है वेदों के उपनिषद, अर्थात वेदों के उपनिषद देखेंगे तो सबसे लास्ट का जो टॉपिक है वेदों के उपनिषद है, और उपनिषद को अपन देखेंगे वेदांत भी बोलते हैं, तो यहां लिख लेना वेदों के उपनिषद, स्लैश करके वेदांत भी लिख देना, ठीक है, वेदांत अर्थात वैदिक साहित्य का अंतिम, ठीक है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग वेदांत। समझे अपन को क्या क्या देखना है। ये इसको अपन इधर खिसका लेते हैं, खिसक जाएगा क्या बाबू, यहाँ चाहिए, अरे यार यहाँ लिखना है वेद, ठीक है। अब सही दिख रहा है, अब सही दिख रहा है, ओके बबुआ, समझे। तो वेदों के बारे में हमें इतना कुछ जानना है। क्या क्या जानना है, सबसे पहले पृष्ठभूमि जाननी है। वेदों के बारे में हमें क्या क्या जानना है, सबसे पहले पृष्ठभूमि जाननी है। क्या जाननी है, पृष्ठभूमि जाननी है। उसके बाद देखेंगे वेदों की संख्या कितनी है। उसके बाद देखेंगे वेदों के पाठकर्ता को, पाठकर्ता का नाम देखना है, वेदों के पाठकर्ता का नाम। उसके बाद वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों के आरण्य ग्रंथ और वेदों के उपनिषद अर्थात वेदांत। इतनी सारी चीज हमें वेदों में देखनी है। तो अपन हेडिंग डालेंगे वेदों की पृष्ठभूमि। क्या डालेंगे, वेदों की पृष्ठभूमि। हेडिंग क्या डालना है, वेदों की पृष्ठभूमि, अर्थात आप तो हेडिंग डालिए पृष्ठभूमि। क्या डालना है, पृष्ठभूमि। दिख रहा है, हाँ ठीक है, पृष्ठभूमि डालना है। और यहां से एक लाइन खींच दीजिए 90 डिग्री पे।
पृष्ठभूमि में देखना है कि वेद क्या है, वेद क्या है, मतलब संकलित वेदों के बारे में इनका ऐसा बताया जाता है कि शुरुआत में ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को ऋचाओं या था श्लोकों का ज्ञान दिया था। शुरुआत में ब्रह्मा जी ने कुछ ऋषियों को कुछ ऋषियों अर्थात श्लोकों का ज्ञान दिया था, और वो ज्ञान कई वर्षों तक, वो ज्ञान क्या है, कई वर्षों तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर होता रहा और मौखिक चलता रहा। कैसा चलता रहा? मौखिक चलता रहा। अर्थात देखा जाए कि ये ज्ञान था ना, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे से तीसरे व्यक्ति पर लिखित नहीं था। कैसा था? मौखिक रूप से था, अर्थात याद करके रखा जाता था। कालांतर में जब महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी आए थे, उन्होंने इस ज्ञान को संकलित कर 4 भागों में विभाजित किया। इस ज्ञान को संकलित कर 4 भागों में विभाजित किया, और वो 4 भाग थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वो 4 भाग कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब अपन इसकी पृष्ठभूमि लिखते हैं। क्या है भाई? वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ एवं, लिखो पहला पॉइंट लिखो, वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ, प्राचीनतम धर्म ग्रंथ एवं वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ एवं भारतीय संस्कृति के आधार हैं, एवं भारतीय संस्कृति के आधार हैं। क्या है वेद? वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ एवं भारतीय संस्कृति के आधार हैं। अर्थात जो भारतीय संस्कृति है उसका आधार स्तंभ है, तो वो क्या है? वेद है। ठीक है, वेद है। इनकी संख्या 4 है, लेकिन इनकी संख्या 4 है वो कब बनाए? जब ब्रह्मा जी ने संकलन ज्ञान दिया, और वो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी पर ऐसे स्थानांतरित हुआ। बाद में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने इसको संकलित किया और 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से थे? वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 भाग थे। तो इसके बारे में अपन आगे लिखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने कुछ ऋषि मुनियों को कुछ ऋषि मुनियों को श्लोकों का ज्ञान दिया या ऋचाओं का ज्ञान दिया। श्लोकों का ज्ञान दिया जो कई वर्षों तक एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी तक जो कई वर्षों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक स्थानांतरित किया गया था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक स्थानांतरित किया गया था। स्थानांतरित किया गया था। समझे क्या बोल रहा है भाई? सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने कुछ ऋषि मुनियों को श्लोकों का ज्ञान दिया था, अर्थात धर्म ग्रंथों का ज्ञान दिया था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कई वर्षों तक मौखिक स्थानांतरित किया गया था। कैसे? मौखिक रूप से स्थानांतरित किया गया था। अगला पॉइंट लिखो, कालांतर में, अगला पॉइंट लिखो, कालांतर में महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने इस ज्ञान को चार भागों में महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने इस ज्ञान को संकलित कर, ऐसा लिखो, संकलित कर ज्ञान को संकलित कर चार भागों में विभाजित किया। क्या बोल रहे भाई? कालांतर में महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने इस ज्ञान को संकलित कर चार भागों में विभाजित किया। अब वो चार भाग कौन कौन से हैं लिख देते हैं अपन। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 अथर्ववेद। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कालांतर में महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने इस ज्ञान को संकलित कर चार भागों में विभाजित किया और वो चार भाग कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों भागों में विभाजित किया कालांतर में। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। अगला पढ़ लिखो इसमें, वेदों में मंत्रों का संग्रह होने के कारण, पहला पॉइंट लिखो इसमें। अगला पॉइंट है वेदों में मंत्रों का संग्रह होने के कारण वेदों में मंत्रों का संग्रह होने के कारण
संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। संहिता दिख रहा है? संहिता कहा जाता है। देखो अब यहां मैंने मंत्र लिखा है, अगर ऐसा लिखा आ गया कि वेदों में ऋचाओं का संग्रह होने के कारण मंत्रों का, यहां मंत्रों का और करना है ना, वेदों में ऋचाओं का संग्रह होने के कारण वेदों को क्या कहा जाता है? तो फिर क्या ऑप्शन है अपने पास? संहिता। वेदों में मंत्रों का संग्रह होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता। ठीक है, वेदों में मंत्रों का संग्रह होने के कारण क्या कहा गया? संहिता कहा गया। अगला पॉइंट लिखो, भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अपौरुषेय, नित्य एवं ईश्वर प्रदत्त है, समझे क्या है? ईश्वर प्रदत्त है। क्या बोल रहा है ये सेंटेंस? क्या बोल रहा है? देखो पहला सेंटेंस क्या बोला है? वेदों में मंत्रों का संग्रह होने के कारण, वेदों में मंत्रों का संग्रह होने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? संहिता कहा गया है। लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार देखें कैसे, भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को अपौरुषेय, नित्य एवं ईश्वर प्रदत्त कहा जाता है। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि जो वेदों में लिखा गया है वो ज्ञान पुरुषों द्वारा नहीं दिया गया है। किसने दिया है? ईश्वर द्वारा दिया गया है। तो अपन ने पहले सेंटेंस में लिखा ना कि जब सृष्टि का निर्माण होता है उस समय, या सृष्टि का जब प्रारंभ होता है उस समय ब्रह्मा जी ने कुछ ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया था, और वो ज्ञान कई पीढ़ियों तक कैसे याद रखा गया था? मौखिक याद रखा गया था, उसके लिखित कोई साक्ष्य नहीं थे। लेकिन कालांतर में महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने क्या किया? उसको संकलित किया और 4 भागों में विभाजित कर दिया। अब यही तो ये बोल रहा है कि भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अपौरुषेय, नित्य एवं ईश्वर प्रदत्त है। कैसे? ईश्वर प्रदत्त है, अर्थात ईश्वर द्वारा बताए गए हैं, और उसको संकलित किसने किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। ठीक है, वेदों की संख्या हमने 4 बता दी। यहां लिख देते हैं अगला पॉइंट, वेदों की संख्या, हालांकि आगे और लिखा जाएगा। 4 यहां लिख देते हैं। 4 कौन कौन से? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, दिख रहा है? यजुर्वेद सही से लिख देते हैं, आपको लोग परेशानी नहीं है। नंबर 3 सामवेद, और नंबर 4 अथर्ववेद। ठीक है, नंबर 4 अथर्ववेद। क्या बोल रहे हैं? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, और इसको हमने इस तरह चारों बता दिए। वेदों की संख्या कितनी? 4 है, और वेदों की चारों वेद बता दिया। अब भाषा, वेदों की भाषा, वेदों की भाषा
वेदों की भाषा। तो कौन सी है वेदों की भाषा? वैदिक संस्कृत। कौन सी है? वैदिक संस्कृत। कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृत। वेदों की भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। वेदों की भाषा है वैदिक संस्कृत। ठीक है, वेदों की कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृत। वेदों की भाषा कौन सी? ठीक है, हम आपको शाम को कॉल करते हैं, हम शाम को कॉल करते हैं अभी क्लास में। ठीक है, वेदों की भाषा कौन सी? वैदिक संस्कृत। समझ में आया? वेदों में मंत्रों का संग्रह होने के कारण संहिता कहा गया। वेदों भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को अपौरुषेय, नित्य एवं ईश्वर प्रदत्त कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, वो हम बता चुके हैं। और वेदों की भाषा कौन सी? वैदिक संस्कृत है। ठीक है, लिपि की देखें, लिपि तो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। देखो हमने क्या क्या देख लिया? ईश्वर प्रदत्त है, वेदों की संख्या बता दी, वेदों की भाषा देख ली, लिपि देख ली। अब देखो अगला पॉइंट, वेद मुख्यतः, अगला पॉइंट लिखो, वेद मुख्यतः पद्य शैली में लिखे गए। किस में लिखे गए? पद्य शैली में। वेद मुख्यतः पद्य शैली में लिखे गए। वेद मुख्यतः पद्य शैली में लिखे गए। किसमें लिखे गए? पद्य शैली में लिखे गए हैं। परंतु यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। परंतु यजुर्वेद गद्य और पद्य कोष्ठक में लिख लेना चंपू काव्य। कोष्ठक में क्या लिखना है? चंपू काव्य। दोनों में लिखे गए हैं। वेद मुख्यतः पद्य शैली में लिखे गए हैं। परंतु कौन सा? यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। ठीक है, परंतु यजुर्वेद गद्य और पद्य अर्थात चंपू काव्य, कौन सा? चंपू काव्य दोनों में लिखे गए। गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए, लिखा गया है। लिखे गए नहीं, लिखा गया है, माफ कीजिए, लिखा गया है। ठीक है, दोनों में लिखा गया। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, ऋग्वेद 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 कौमा यजुर्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद तथा सामवेद तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है।
वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया है। क्या बोल रहा है? वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया है। अथर्ववेद ऐसे नहीं लिखा जाता है, थोड़ा सा इसलिए मैं डाउट, अथर्ववेद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अथर्ववेद को शामिल नहीं किया है, अथर्ववेद को शामिल नहीं किया है। किसमें? वेद त्रयी में। क्यों नहीं किया है? उसका रीजन क्या है कि जो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 3 वेद हैं, उसमें क्या बोला गया है? पारलौकिक दुनिया का व्याख्यान की गई, मतलब वो पारलौकिक दुनिया से संबंधित है। लेकिन अथर्ववेद पारलौकिक दुनिया के साथ साथ यही लौकिक, ये अर्थात लौकिक दुनिया पे भी विश्वास करता है। तो लिखो, क्योंकि अथर्ववेद पारलौकिक दुनिया के साथ साथ पारलौकिक दुनिया के साथ साथ लौकिक दुनिया का भी व्याख्यान करता है। लौकिक दुनिया का भी व्याख्यान करता है। समझे क्या कहना चाह रहा है बाबू? बाबू समझे? ए बाबा, क्या कहना चाह रहा है ये इस सेंटेंस? वेद त्रयी अथर्ववेद को शामिल नहीं किया। वेद त्रयी किसको बोलते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों को वेद त्रयी बोला जाता है। लेकिन अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका रीजन क्या है कि वेद त्रयी जो अथर्ववेद है वो पारलौकिक दुनिया के साथ साथ लौकिक दुनिया या यह लौकिक दुनिया पर भी विश्वास करता है, या व्याख्यान करता है। व्याख्या करता है, ऐसा लिखिए, व्याख्यान नहीं, व्याख्या करता है, ठीक है, व्याख्या करता है। ठीक है, समझे? ये हो गई हमारा एक पृष्ठभूमि इनकी तैयार। अब अगली जो हमारी हेडिंग है वेदों की संख्या। अगली हेडिंग क्या है? वेदों की संख्या। और वेदों की संख्या तो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो वेदों की संख्या क्या है, कितनी है? हमें चार वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और चारों को साथ साथ पढ़ेंगे, और साथ साथ पढ़ने के मतलब पहले ऋग्वेद को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यजुर्वेद को, और उसी में अपन जैसे ऋग्वेद को कंप्लीट करेंगे तो उसमें ही ऋग्वेद के पाठकर्ता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक जो भी है सारी चीज ऋग्वेद के बता दी जाए। उसके बाद अपन कहाँ बढ़ेंगे? यजुर्वेद पे। उसके बाद कहाँ बढ़ेंगे? सामवेद पे। उसके बाद अथर्ववेद पे। ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। उपवेद भी इसमें बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा वेदों की संख्या देखिए, अपन देखेंगे वेदों की संख्या। नंबर 1 ऋग्वेद, ठीक है। नंबर 2
यजुर्वेद। नंबर 3 सामवेद। और नंबर 4 अथर्ववेद। नंबर 4 कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अब हमारी जो हेडिंग रहेगी कौन सी रहेगी? ऋग्वेद। ऋग्वेद रहेगी हमारी जो हेडिंग। कौन सी है? ऋग्वेद। हेडिंग डालो ऋग्वेद। हेडिंग क्या है? ऋग्वेद। हेडिंग क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है भैया? ऋग्वेद वैदिक आर्यों का, ऋग्वेद वैदिक आर्यों तथा भारत का प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद वैदिक आर्यों तथा भारत का प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है, जिसकी तुलना ईरानी धार्मिक ग्रंथ जैंदोवेस्ता से की गई है। जिसकी तुलना किससे की गई है? ईरानी धार्मिक ग्रंथ जैंदोवेस्ता से की गई। तो लिखते हैं अपन इसके बारे में पहले जो टॉपिक है वो। ठीक, देखो पहला पॉइंट लिखना है अपन को इसमें। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ऋग्वेद वैदिक आर्य तथा प्राचीन भारत का ऋग्वेद वैदिक आर्य दिख रहा है ना? ऋग्वेद वैदिक आर्य कौमा भारत का भारत तथा विश्व का प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है। प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है। दिख रहा है ना? सब दिख रहा है? हाँ ठीक है। ऋग्वेद वैदिक आर्य भारत तथा विश्व का प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है। जिसकी तुलना ईरानी धार्मिक ग्रंथ जिसकी तुलना ईरानी धार्मिक ग्रंथ जैंदोवेस्ता से की गई है। किससे? जैंदोवेस्ता। जिसकी तुलना ईरानी धार्मिक ग्रंथ जैंदोवेस्ता से की गई है। समझे बाबू क्या बोल रहा है? ऋग्वेद वैदिक आर्य भारत तथा विश्व का प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है, जिसकी तुलना ईरानी धार्मिक ग्रंथ जैंदोवेस्ता से की गई। किससे की गई? जैंदोवेस्ता से की गई। ठीक है। इसका पाठ करता, हेडिंग डालो पाठ करता। पाठ करता होत्र
होत्र, या स्लैश करके लिख लेना होता। पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्र या होता। पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्र या होता। रचना काल की बात करें, इसके रचना काल की बात करें, ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक क्या बोला गया? पाठकर्ता को होत्र बोला जाता है। रचना काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें, किसकी? एनसीईआरटी की बात करें, तो उसने जो समय बताया वो 6000 से 8800 ईसा पूर्व तक बताया है। तो देखो यहां लिख लेना कोष्टक में एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार, किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार क्या है समय? एनसीईआरटी के अनुसार क्या बताया है? 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। क्या बताया? 6000 ईसा पूर्व से एनसीईआरटी के अनुसार कितना बताया? 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक समय बताया। रचना काल की बात बताई, एनसीईआरटी में ऐसा बताया। लेकिन जैसे जो अपन वैदिक ऋग्वैदिक काल जो पढ़ते हैं, वो ऋग्वैदिक काल है वो अपना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। मतलब इनके मध्य इनकी रचना वैदिक ऋग्वेद की रचना हुई थी। किसने? इस समय के मध्य, यहां लिख लो, इस समय के मध्य, इस समय के मध्य ऋग्वेद की रचना इस समय के मध्य ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में की गई थी। सप्त सैंधव प्रदेश में की गई थी। सप्त सैंधव प्रदेश में की गई थी। क्या बोल रहा है भैया? समझे? ऋग्वेदिक वैदिक आर्य कौमा भारत तथा विश्व का प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है। क्या है? वैदिक आर्य कौमा भारत तथा विश्व का प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है, जिसकी तुलना ईरानी धार्मिक ग्रंथ जैनोवेद पेशता से की गई। पाठकर्ता को होत्र या होता बोला गया। इसके पाठकर्ता को क्या बोला गया? होत्र या होता बोला गया। ठीक है। पाठकर्ता रचना काल की बात करें तो रचना काल है 1500 ईसा पूर्व से, जो ऋग्वैदिक काल है ना अपना, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लेकिन एनसीईआरटी में बताया गया है कि इसके जो रचना काल जो समय है वो 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक का समय है। कब बताया? 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक का समय बताया। और इसकी इस समय के मध्य ऋग्वेद की रचना जो की गई थी वो कहाँ की गई थी? सप्त सैंधव प्रदेश में की गई थी। अर्थात जो सप्त सैंधव प्रदेश, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां साथ, उस प्रदेश में इसकी पंजाब, जो वर्तमान का पंजाब वाला, पाकिस्तान वाला पंजाब, भारत वाला पंजाब जो क्षेत्र है, वहां पर इसकी रचना की गई। और सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदी शामिल है? देखो, सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5-6 नदी ये हैं, और बाकी कुर्रम। तो सप्त सैंधव प्रदेश कहाँ? सरस्वती भी शामिल थी। तो कुर्रम बांग्ला और अफगानिस्तान की कुर्रम नदी, सरस्वती नदी, इस तरह से 5 नदी ये और ये मिलकर क्या बन जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश बन जाता है। यहाँ पर इसकी रचना की गई थी। समझे?
ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? सप्तसैंधा प्रदेश में। अगर पूछ लिया गया कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई, तो ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? सप्तसैंधा प्रदेश में हुई। अगली स्लाइड पर चलते हैं अपन। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? मंडलों की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10। मंडलों की संख्या कितनी है? 10। सूक्तों की संख्या, इस पेन को यूज करते हैं। सूक्तों की संख्या एक 1028। कितनी है? 1028। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऋचाओं की संख्या या श्लोकों की संख्या, श्लोकों स्लैश ऋचाएं, श्लोकों स्लैश ऋचाएं की संख्या ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,600। कितनी है? 10,600। कहीं कहीं पर कितनी मिल जाती है? 562 मिलती है, कहीं पर 567 मिल जाती है, कहीं पर 582 मिलती है। तो मैंने लगभग 10,600 लिखा दिया आप, ठीक है? लगभग यहाँ लिख देना, पता चले कि सर आपने तो ऐसा लिखाया ही नहीं, तो मैं पहले ही लिखा रहा हूं आपको। ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,600 लगभग, ठीक है? मंडलों की संख्या कितनी है? 10। सूक्तों की संख्या कितनी है? 10, 1028। और श्लोकों या ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,600। अब बात करते हैं कुछ विशेष पॉइंटों में, जैसे विशेष पॉइंट इन द मंडलों के संबंध में, या मंडलों को अपन फिर इसके बाद जो मंडलों के संबंध में बात करते हैं कि सबसे प्राचीन मंडल कौन कौन सा है। दूसरा और सातवां सबसे प्राचीन मंडल है। दूसरा और सबसे सातवां कौन सा है? सबसे प्राचीन मंडल है। और सबसे प्राचीन जो ऋचा है अर्थात श्लोक है, वो 7वें मंडल की सबसे प्राचीन ऋचा है, ठीक है? इसके बाद बात करेंगे कि सबसे नया मंडल कौन सा है। जो सबसे पुराना मंडल 7वां मंडल की ऋचा है। और सबसे बड़ा मंडल की बात करें तो प्रथम और 10वां मंडल है, अर्थात 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। 10वां मंडल सबसे बड़ा है। तो लिखते हैं अपन, कुछ नोट करके यहीं लिखेंगे अपन, उसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे, फिर 10 मंडलों को अपन पढ़ेंगे आगे से। नोट करके लिखो, नोट करके इसमें पहला पॉइंट लिखो, फिर यहां से लिखें डैश करके लिखो। दूसरा और सातवां दूसरा और सातवां सबसे पुराना मंडल है। सातवां सबसे पुराने मंडल है। दूसरा और सातवां सबसे पुराने मंडल है। अगला पॉइंट लिखो, दूसरा और सातवां सबसे पुराने मंडल है। सातवें मंडल की ऋचाएं सातवें मंडल की अरे ये कहाँ भटक रहा हूं भाई। 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे पुरानी है। ऋचाएं सबसे पुरानी है। सातवें मंडल की ऋचाएं सबसे पुरानी है, अर्थात देखा जाए
कि सबसे पुराना मंडल कौन सा है, तो दूसरा और सातवां, अर्थात सातवां सबसे पुराना मंडल है, क्योंकि उसकी ऋचाएं सबसे पुरानी है, क्योंकि उसकी ऋचाएं सबसे पुरानी है। इसमें अगला पॉइंट लिखो, यहां लिखो सबसे पुरानी है, अर्थात यह दोनों मंडल ऋग वैदिक कालीन है, ऋग वैदिक कालीन है। अर्थात यह दोनों मंडल कैसे हैं, ऋग वैदिक कालीन है। मतलब वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कौन कौन सा, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो दूसरा और सातवां मंडल है वो कैसे, कौन सा मंडल है, ऋग वैदिक कालीन मंडल है। अर्थात सातवें मंडल की जो ऋचा है वो सबसे पुरानी ऋचा है, और वो कौन सी है, कौन से काल की है, तो ऋग्वैदिक काल की ऋचा है। अगला पॉइंट लिखो, पहला कौमा आठवां कौमा नौवां तथा दसवां मंडल उत्तर वैदिक कालीन है, उत्तर वैदिक कालीन है। क्या बोला है, पहला कौमा आठवां कौमा नौवां एवं दसवां मंडल कौन से काल का है, उत्तर वैदिक काल में लिखा गया है। समझे, ठीक है, उत्तर वैदिक काल के है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, सबसे बड़ा मंडल पहला और प्रथम और 10वां है। अर्थात 10वां मंडल सबसे बड़ा है, अर्थात 10वां मंडल सबसे बड़ा है। ठीक है, अर्थात 10वां मंडल सबसे बड़ा है। कौन सा मंडल सबसे बड़ा है, 10वां मंडल। पहला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, तथा दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल है, तथा दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल है। समझे, दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना मंडल है, अर्थात ऋग्वैदिक कालीन है। ठीक है, और सातवें मंडल की जो ऋचाएं हैं वो सबसे पुरानी काउंट की जाती है। कैसे काउंट की जाती है, सबसे पुरानी काउंट की जाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं, पहला और 8वां कौमा 9वां और 10वां जो मंडल है वो उत्तर वैदिक काल में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए थे, उत्तर वैदिक काल में जोड़े गए। और उस जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे बड़े मंडल है, अर्थात सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, 10वां मंडल है, और दूसरा मंडल सबसे छोटा है, दूसरा मंडल सबसे छोटा है। अब हम पढ़ेंगे मंडलों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, मंडलों के बारे में। अच्छा, पहले मंडलों के बारे में जब देखेंगे, पहले ऋग्वेद की रचना किन किन पुरुषों ने की थी, तो रचयिता के नाम देखेंगे। अगली हेडिंग डाल लो, रचयिता। अगली हेडिंग क्या डालना है, रचयिता। पहला डालो पुरुष, एक तरफ डालना है अपन को पुरुष, दूसरी तरफ महिलाएं।
ठीक है, एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ महिलाएं। लिखो लिखो विश्वामित्र, विश्वामित्र, अगस्त, अगस्त ऋषि का नाम सुना है? अगस्त, अगस्त ऋषि, ठीक है, विश्वामित्र, अगस्त ऋषि, विश्वामित्र, अगस्त ऋषि, भारद्वाज, वामदेव, भारद्वाज, वामदेव, भारद्वाज, वामदेव। देखो विश्वामित्र, अगस्त ऋषि, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि और वशिष्ठ, अत्रि और वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बारे में ऋग्वेद के 7वें मंडल में हम पढ़ते हैं, जो कि दशराग युद्ध है उसके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। अपन पूरा पढ़ेंगे दशराग युद्ध को, ठीक है। विश्वामित्र, अगस्त ऋषि, ठीक है, विश्वामित्र, अगस्त ऋषि, इसके बाद भारद्वाज, वामदेव, अत्रि और वशिष्ठ, ये थे पुरुष व्यक्ति। अब महिलाओं को देख लो एक बार, कि महिला कौन कौन थी। यहां डालिए महिला, महिलाएं, महिलाएं, महिलाएं कौन कौन शामिल थी तो देखते हैं अपन महिलाओं में। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ठीक है, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सची, पोलोमी। कलर चेंज कर लिया जाए, उनका ही कलर लिया जाएगा, ठीक है, उनका ही कलर ले लिया जाए। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सची, और कौन है, एक आध और नाम मिल जाए देखते हैं। कच्छाव्रती, विश्ववारा, कच्छाव्रती, विश्ववारा, पोलोमी, पोलोबी, कच्छाव्रती, विश्ववारा आदि। अर्थात ऋग्वेद की रचना में इतनी महिलाओं का योगदान रहा है, अर्थात ऋग्वेद की रचनाओं में, ऋग्वेद की रचना में इतनी महिलाओं का योगदान रहा है। पुरुषों की बात कर रहे हैं, विश्वामित्र, अगस्त ऋषि, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि, गुरु वशिष्ठ, इनका प्रमुख योगदान रहा है, इनका प्रमुख योगदान रहा है। किसमें? ऋग्वेद की रचना में, ठीक है, ऋग्वेद की रचना में। अब अगला टॉपिक जो हमारा शुरू होगा ऋग्वेद का, ऋग्वेद के 10 मंडल, अर्थात ऋग्वेद हमारी 2 क्लासों में कंप्लीट होगा, तो ऋग्वेद के 10 मंडल वो अपन कल शुरू करेंगे। आज के लिए हम थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं। क्या है भाई, हमने कहाँ कहाँ से पढ़ा? वेदों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पृष्ठभूमि देखी, वेदों की संख्या देखी है, वेदों के पाठकर्ता का नाम देखेंगे, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, वेदों के आरण्यक देखेंगे और वेदों के उपनिषद देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, वेद क्या है, पृष्ठभूमि देखी थी। वेद भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ एवं भारतीय संस्कृति के आधार है। क्या बोल रहा है? वेद भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ एवं भारतीय संस्कृति के आधार है। षष्ठी के प्रारंभ में, किसमें? षष्ठी के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने कुछ ऋषि मुनियों को, क्या बोला है, षष्ठी के प्रारंभ में, देखो षष्ठी के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने कुछ ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया था। अल्लाह कैसा ज्ञान दिया था? धार्मिक ज्ञान दिया था, श्लोकों के माध्यम से दिया था। कैसे दिया था? श्लोकों के माध्यम से दिया था। और वो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक याद रख के चलता रहा। कैसा चलता रहा? पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक याद रखा गया था। लेकिन कालांतर में जब लिपि का ज्ञान हो गया, जब कालांतर में लिपि का ज्ञान हो गया, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने
इनका संकलन, उस ज्ञान का संकलन कर 4 भागों में विभाजित किया, और वो 4 भाग कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 भाग थे। अब अगला पॉइंट हमने देखा था कि वेदों में मंत्रों का संग्रह है, इसीलिए मंत्रों या बोला जाए ऋचाओं का संग्रह है, इसीलिए वेदों को क्या बोला गया है? संहिता बोला गया। अगला क्या है? भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अपौरुष से नित्य एवं ईश्वर प्रदत्त है। और अगला ईश्वर, मैंने बताया क्यों है ईश्वर प्रदत्त? क्योंकि प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने कुछ धार्मिक ज्ञान दिया था कुछ ऋषि मुनियों को, और कालांतर में उसका संकलन किया गया था। ठीक है, वेदों की संख्या 4 थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की भाषा की बात करें, जो रचना काल हुई है, रचना में जो भाषा, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो वैदिक संस्कृति का प्रयोग किया गया है। लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। किसका? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। वेद मुख्यतः पद्य शैली में लिखे गए, लेकिन यजुर्वेद, वेद मुख्यतः पद्य शैली में लिखे गए, लेकिन यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में लिखे गए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? चंपू काव्य बोला जाता है। चंपू काव्य में लिखे गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि यह पारलौकिक दुनिया के साथ साथ लौकिक दुनिया पर भी व्याख्या करता है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 बता दी। अब अगला मैंने बताया ऋग्वेद आर्य भारत तथा विश्व का प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है, जिसकी तुलना ईरानी धार्मिक ग्रंथ जैनोवेस्ता से की गई है। पाठकर्ता को होत्र या होता बोला जाता है। ठीक है, रचना काल की बात करें तो 1500 से 1000, और अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो 6000 बीसी से 800 बीसी तक। ठीक है, इस समय के मध्य ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है, और ऋचाओं की संख्या है तो 10,600 है लगभग। कितना है? 10,600। ठीक है, 10 10 10 चल रहे हैं, 10 मंडल, 10 सूक्त, 10 1028, 10 10 आगे काउंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद करते हैं नोट कि दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल बोला जाता है, अर्थात देखा जाए 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन है, और ये कौन से? ऋग्वैदिक कालीन मंडल है। इसके बाद पहला, 8वां, 9वां, 10वां उत्तर वैदिक कालीन मंडल है। पहला और 10वां मंडल सबसे बड़ा है, अर्थात सबसे बड़े मंडल की बात करें तो कौन सा है? 10वां मंडल है। सबसे बड़े मंडल की बात करते हैं तो कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है। और सबसे छोटे मंडल की बात करते हैं तो कौन सा है? दूसरा मंडल है। रचयिताओं की बात करते हैं कि रचयिता कौन थे ऋग्वेद में? तो पुरुषों में देखते हैं, पुरुषों में विश्वामित्र, अगस्त्य ऋषि, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। महिलाओं में बात करें कि किन किन महिलाओं ने सहयोग किया है, तो अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सची, पौलोभी और कच्छाव्रती, विश्ववारा इत्यादि। विश्ववारा, ठीक है, विश्ववारा इत्यादि। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल अपन 10 मंडलों और सूक्तों के बारे में, ऋग्वेद के 10 मंडल और सूक्तों के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास शुरू करेंगे फिर यजुर्वेद की। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।